गर्दन दर्द है, कमर दर्द है, घुटनों में दर्द है, टखनों में दर्द है। बॉडी में पेन होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्यों होता है पेन बॉडी? पैकेट का मिल्क आता है, उसमें विटामिन डी, गवर्नमेंट बोलती है कि कैल्शियम और विटामिन डी, विटामिन ए उसमें डालो। मालूम चली कि घुटनों का जो दर्द है अर्बन पॉपुलेशन में यानी सिटी के लोगों में ज्यादा है बनिस्बत विलेज के। जॉइंट्स पेन असल सर्दियों में ज्यादा क्यों होता है? वह इन्फ्लेमेशन होता है, वही आर्थराइटिस का है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? आज के इस पॉडकास्ट में हम नॉलेज गेन करेंगे कंप्लीट बॉडी के बोन्स और जॉइंट्स के बारे में, जो कि हमारे बॉडी को सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करते बल्कि हमारे बॉडी में आरबीसी सेल्स प्रोडक्शन करते हैं और कैल्शियम को स्टोर करते हैं। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर इरशाद नवीद, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू, आपका शुक्रिया कि मुझे इनवाइट किए और मौका दिए कि बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में कुछ मैं बोलूं। ये मेरी खुशनसीबी है कि अवाम के लिए मैं कुछ बोलूं। शुक्रिया। तो सर, ये आपको मेडिकल फील्ड में आने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मेडिकल फील्ड एक्चुअली जब 12th एग्ज़ाम हम लिखे, वहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ KEA, उस टाइम केसेट होता था हमारे, जब उस टाइम केसेट में या तो हमको इंजीनियरिंग फील्ड, अक्सर जो उस दौर में दो ही चीज़ें फेमस होती थी कि इंजीनियरिंग फील्ड और मेडिकल फील्ड। दूसरों का उतना ज़्यादा ये नहीं था। हम या तो ये बोल सकते हैं कि मुझको उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग, अगर मैं जब उस टाइम में सोचा इंजीनियरिंग फील्ड को हम अगर देखेंगे तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मैं इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत अच्छा कर भी लूँ तो कोई MNC में यानी मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे जॉब लग जाएगी। लोगों से, पब्लिक से मैं दूर ही रहूँगा। डायरेक्टली क्लाइंट्स रहेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे फिर दे देंगे। अक्सर बड़े कंपनीज की बात ऐसी होती है। लेकिन कंपैरेटिवली मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड था जहाँ पर हम पब्लिक से ज़्यादा तालमेल रख सकते थे। वो तो एक है रोज़गार का मामला है, रोज़गार दोनों में हम लोग अच्छा ही क्या है, रोज़ी हमको मिल जाती है। लेकिन दोनों में से ये एक एडवांटेज मेडिकल फील्ड में था कि पब्लिक के साथ रहकर काम कर सकते, पब्लिक से हम अटैचमेंट ज़्यादा रख पाते थे। और जब पब्लिक में अटैचमेंट का शुरू से मेरे इसमें थोड़ा सा थोड़ी सी ख्वाहिश है कि पब्लिक से के साथ रहना है, पब्लिक में रहना है। कभी कभी ज़रूरत पड़ी तो कुछ मदद भी आ जाना है। जी। तो सर, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन का एक्चुअल काम क्या होता है? वो कौन से डिजीज को क्यूर करते हैं और कौन से डिजीज से डील करते हैं? जी, ऑर्थोपेडिक्स अक्सर लोगों में बस सिर्फ बोन्स के हद तक महदूद है। लेकिन ऑर्थोपेडिक्स जो है बहुत ही वाइड सिनेरियो को, वाइड डिसीजेस को हैंडल करता है, वाइड थिंग्स को केटर करता है। ऑर्थोपेडिक्स सिर्फ बोन्स ही को नहीं, जैसा बोन्स के साथ वैसे तो जॉइंट्स अक्सर लोगों को मालूम है। जॉइंट्स के अलावा जॉइंट्स में ही लिगामेंट्स रहते हैं, उसके अलावा टेंडन्स रहते हैं, उसके अलावा मसल्स रहते हैं। ये सारे चीज़ों को हैंडल करता है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग। एक तो ये एनाटॉमी वाइज ऑर्थोपेडिक्स डील करता है। अगर हम देखें कि सिम्टम्स वाइज क्या डील करता है, सिम्टम्स वाइज अगर हम देखें तो ऑर्थोपेडिक्स अक्सर पेन की चीज़ों को हैंडल करता है। अच्छा। फिजिशियन बुखार की चीज़ों को हैंडल करता है, सर्जन पेट के मामलात को हैंडल करता है। वैसे ही अगर उसी नोयत पर अगर हम देखें, ऑर्थोपेडिशियन पेन को हैंडल करता है। अच्छा। कहीं पर भी पेन हो, ऑलमोस्ट 90% 95% पेन के मामलात ऑर्थोपेडिशियंस को रीच होते हैं और वो केटर करता है। एक और बात, अगर ऑर्थोपेडिक्स ये बोलेंगे कि कौन से डिसीजेस को हैंडल करता है ना, एक तो है मैं एनाटॉमी बताया आपको, दूसरा मामला आपको मैं बताया कि सिम्टम्स क्या चीज़ों को ऑर्थोपेडिक्स हैंडल करते हैं, ऑर्थोपेडिशियन हैंडल करते हैं। तीसरा कौन से डिसीजेस को। डिसीजेस के मामले में जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलेंगे हम उसको, स्पॉन्डिलोसिस बोलेंगे हम उसको, डिस्क प्रॉब्लम बोलेंगे, ये चीज़ें। उसके अलावा जो अक्सर कमर में जो डिस्क की वजह से कमर में नस पे दबाव आ जाता है, ये थोड़ा सा मिथ है कि ये सिर्फ न्यूरो लोग हैंडल करते हैं।
लेकिन बहुत ही अच्छा ऑर्थोपेडिशियंस हैंडल करते हैं, मैं ही बोल करने। ऑर्थोपेडिशियंस इस मामले को, डिस्क पेन को, कमर में अगर नस दबी है उसको बहुत ही अच्छे अंदाज से हैंडल करते हैं। जी। नस का जो मामला होता है, पैरों में नसों में दर्द, वो भी एक्चुअली ऑर्थोपेडिशियंस हैंडल करते हैं। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो डायरेक्टली न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट का में भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हैंडल करते हैं, लेकिन पेन अगर हो, बस खाली रान में पेन हो, पिंडलियों में पेन हो, गर्दन में पेन हो, आगे कहीं पर भी हाथों में पेन हो, जिस्म में कहीं भी पेन हो तो ऑर्थोपेडिशियंस के पास जाना मुनासिब है। जी। तो सर, ये बॉडी में पेन होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्यों होता है पेन बॉडी में? जी, पेन एक्चुअली एक हमारे बॉडी का रिएक्शन है। जी। इंजरी को बचाने का एक साइन है हमारे बॉडी का। वो एक्चुअली एक बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे घुटने में कुछ चीज़ खराब हो रही है तो पेन होगा। जी। तो पेन हम वैसे एक साइन है। जी, एक साइन है। बॉडी ट्राई करती है कि वो इंजरी को रोके, तो पेन होता है। अच्छा। ये तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन अगर हम आम तौर पर अगर देखें, हम लोग जो मेरे ओपीडी में आते हैं, मेरे या ऑर्थोपेडिशियंस के ओपीडी में आते हैं, गर्दन दर्द है, कमर दर्द है, घुटनों में दर्द है, टखनों में दर्द है, कुछ मसल्स में दर्द है। अगर हम इसको आप ये पूछेंगे कि मुझे जो भी पेन होता है उसके मेजर रीजंस क्या है, जी। एक है आर्थराइटिस है, जी। जो जोड़ों में दर्द कहलाता है, घुटनों में, टखनों में, छोटे छोटे जॉइंट्स में। दूसरा है मस्कुलर पेन होता है, जो रान के हिस्से में, पिंडलियों के हिस्से में ये दर्द रहता है। ये अक्सर न्यूरोपैथिक पेन रहता है, नसों की वजह से पेन आता है। तो इंजुरी से भी पेन होता है, भाई कभी गिर गए, मार लग गया, दर्द हुआ। तो ऐसे सरसरी सुपरफिशियल अंदाज में ये कुछ रीजंस है। आगे शायद इंशाल्लाह मैं उसको डिटेल में बता पाऊंगा एक एक को लेकर। तो सर, आपको क्या लगता है कि जॉइंट्स पेन हो या बोन पेन हो, सिटी के लोगों में ज्यादा होता है या विलेज के लोगों में हो सकता है? अच्छा, सिटी और विलेज तो एक डिवीजन आप कर रहे हैं कि पेन किस में ज़्यादा होता है। जी। पेन के जो असल रीजंस होते हैं वो सिटी या क्या बोलेंगे विलेज से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। जी। अभी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लीजिए कि घुटनों का दर्द है। घुटनों का दर्द वेट से ज़्यादा होता है। जी। घुटनों का दर्द हमारे जो लाइफस्टाइल रहते हैं उससे बहुत सारे चीज़ों की वजह से होता है। आर्थराइटिस जो होता है वो सिटी और विलेज में डिफरेंशिएट नहीं करता बीमारियों का, लेकिन हाँ, चूंकि लाइफस्टाइल में फ़र्क है, सिटी और विलेज के लोगों के लाइफस्टाइल में फ़र्क है, ज़्यादा डिफरेंस है, तो बोल सकते हैं हम कि भाई सिटी और विलेज के लोगों में फ़र्क हो सकता है। एक ऐसे ही मैं आर्टिकल देख रहा था ये चीज़, तो मालूम चली कि घुटनों का जो दर्द है अर्बन पॉपुलेशन में यानी सिटी के लोगों में ज़्यादा है बनिस्बत विलेज के। फ़र्क ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर ये कहा गया है कि 33% अर्बन में होता है, 29% विलेज में होता है घुटनों का दर्द। अच्छा। तो हर पेन का अलग अलग कहानी है। ये एक मुख्तसर तौर पे विलेज और सिटी में बहुत ज़्यादा हमारे लाइफस्टाइल का असल फ़र्क बीमारी का फ़र्क होता है। वो डिपेंड नहीं करता कि सिटी है विलेज है। हाँ, उतना नहीं करता है, थोड़ा फैक्टर जैसा बता रहा हूँ मैं, 33 और 29 में जो फ़र्क है वो फ़र्क है। जी जी। तो सर, ये जॉइंट्स पेन असल सर्दियों में ज़्यादा क्यों होता है? सर्दियों में हमारा जो बॉडी का एक रिएक्शन होता है, हमारे हर चीज़ें कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो कौन सा भी दर्द, जॉइंट पेन ही बोल करने, कौन सा भी दर्द का एहसास सर्दियों में ज़्यादा होता है। जी। ये एक रीज़न है। दूसरा और एक ऑर्थोपेडिक्स में एक और मामला है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहलाता है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं उसको, जो उंगलियों में अक्सर औरतों में कॉमन होता है। तकरीबन 35 साल के एज से शुरू होता है वो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। ये इसकी खासियत ही है सीजनल वेरिएशन जी और डायूर्नल वेरिएशन की। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस अक्सर सर्दियों में बढ़ता है जी, और गर्मियों में थोड़ा कम होता है, लेकिन वो सारे दर्द नहीं। जैसा मामला है कमर दर्द है, सर्दियों में ज़्यादा ऐसा
कुछ रिलेशन नहीं है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस है या कुछ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है तो वो सर्दियों में ज्यादा होता है। वो बीमारी की खासियत है, जी। ना कि सर्दी उसको ये कर, बीमारी की खासियत है कि सीजनल वेरिएशन बोलते हैं उसको, जी। डायोर्नल वेरिएशन। वो चीज सुबह में भी ज्यादा होती है, सिर्फ सर्दियों में बोल करने जी। सुबह उठते ही एक आध घंटा लोगों में अकड़पन रह जॉइंट्स जाता पेन है। होता है, जी, अकड़ है। वो एक बीमारी से स्पेसिफिक है, जी आम हालत में ऐसी बात नहीं है। जी। जी। तो आर्थराइटिस क्या होता है सर? आर्थराइटिस जॉइंट इन्फ्लेमेशन, अगर इंग्लिश में हम देंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट बोलते हैं। जी आपकी, चूंकि हमारे जो ऑडियंस है मेन पब्लिक है, तो जी। अगर उनको समझाने के लिए एक हल्का सा मैं मॉडल अपने पास रखा हूँ। जी ये घुटने का जॉइंट है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, शायद अभी जो ऑर्थोपेडिक्स के रिलेटेड डिस्कशन है, अगर मैं कहूँ, अगर जॉइंट पेन के बारे में आपको समझना है तो यही सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। आधा सवाल यही है, आधा पेन जिसम का जो होता है आर्थराइटिस पे वैसा है, डिपेंड है। आर्थराइटिस आधा ऑर्थोपेडिक्स बोल सकते जी। हैं। तो थोड़ा शायद मैं तफसील से लूंगा ये सवाल को। जी जी ये हमारी जॉइंट है। जी। अक्सर हर जॉइंट इसी अंदाज की होती है, जी ऊपर की हड्डी, नीचे की हड्डी, जी। जैसे उंगलियों में है, जी। ये एक्चुअली रान की हड्डी है, ये घुटने के नीचे, ये घुटना है। जी ऊपर का बोन, नीचे का बोन एक सरफेस बनाता है। जी ये एक स्मूथ सरफेस रहता है, जी ताकि कोई भी चीज जहां पर मूवमेंट हो रही है, स्मूथनेस जरूरी है। कोई भी मशीन ले लो, जी। बेरिंग सरफेस ले लो, चिकनी रहती है। जी वैसा ये सरफेस को कार्टिलेज बोलते हैं। जो असल चिकनाई जो बोलते हैं घुटने में, जी। वो ये होती है। जी ये चिकनाई कार्टिलेज कहलाती है, जो हमारे जॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट है, जी सबसे की रोल अदा करती है। इसी को बचाने के लिए सारा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म रहता है। जी ये कहलाते हैं लिगामेंट्स। जी। ये सपोर्ट देते हैं, साइड में सपोर्ट देते ये नी के अंदर बहुत सारे लिगामेंट्स, 1 2 3 4 रहते हैं। वैसे हर एक में अलग अलग अंदाज के लिगामेंट्स रहते हैं, वो समझने की जरूरत नहीं है। जी ये है मेनिस्का, ये डिस्क के वैसे, शॉक अब्जॉर्बर्स के वैसे रहते हैं, ये भी उतना समझने की जरूरत नहीं है। ये अलग अलग जॉइंट में अलग अलग रहता है, आर्थराइटिस में अलग अलग मामला। जी। एक चीज कॉमन है जो मल्टीपल जॉइंट्स में, हर जॉइंट में है, वो कार्टिलेज सरफेस है। जी। अगर ये थोड़ा सा रफन हुआ तो पेन होता है, जी रफन हुआ इन्फ्लेमेशन होता है, वही आर्थराइटिस कहलाता है। जी। तो ये कम होने का रीजन क्या है सर? ये एक्चुअली आमतौर पे लोगों में कुछ कुछ गलत फहमियाँ इससे रिलेटेड, लोग आकर पूछते हैं चिकनाई कम हुई है। जी। चिकनाई से ज्यादा जो टर्म इस्तेमाल हुआ था लुआब का, जी। लुब्रिकेंट कम हुआ है। जी ये जो हमारा जॉइंट है, ये इसका एक कवर रहता है। जी कवर के अंदर फ्लूइड रहता है। लोग क्या समझते हैं, वो फ्लूइड का कम होना आर्थराइटिस कहलाता है। वो फ्लूइड उतना ही रहेगा। जी। इनफैक्ट इन्फ्लेमेशन में फ्लूइड बढ़ेगा। जी। कोई भी जॉइंट में आर्थराइटिस हो तो सूजन आएगी, कोई भी जॉइंट में आर्थराइटिस सूजन, और उस जी। सूजन में क्या होता है, एक्चुअली फ्लूइड बढ़ता है। साइड ऑफ उसको का fluid बढ़ साइनोवियल, जाता है। हाँ साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, वो बढ़ता है। लोगों के दिमागों में लुब्रिकेंट कम होना, अगर वो अंदर से कुछ निकल गया तो कम हुआ, जी। लेकिन एक्चुअल आर्थराइटिस जो पेन का रीजन है वो ये सरफेस है। जी ये सरफेस अगर हल्का सा थिनिंग भी हो गया, जी ये एक्चुअली इसकी थिकनेस रहती है। इसमें वैसा नहीं है, इसमें सिर्फ कलर किए हैं। जी, ये जी। बाज़ाब्ता एक, जैसा हमारे खालीन रहता है, जी, उस जी। अंदाज से एक परत रहती है। अच्छा। परत थिन हुई, पेन होगा। जी ये सारा जॉइंट पेन का दर पूरा जी असल की स्टेप वही है। जी तो आर्थराइटिस अगर वो जो हमारा स्मूथ सरफेस जी थोड़ा भी रफन हो रहा, उसके ऊपर कुछ फैक्टर्स की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से स्मूथ हो रहा, तो इन्फ्लेमेशन होगा, पेन होगा, वही आर्थराइटिस कहलाता है। जी। तो उसके रीजंस क्या है सर कम होने के? हाँ, आर्थराइटिस यानी ये कम होने का, यानी कार्टिलेज का कम होने के रीजंस क्या है? जो थिकनेस है, कम होने का रीजन बहुत सारे हैं। जी पब्लिक के लिए मैं कुछ 2-3 चीजें बताता हूँ उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जी हमको जो घुटने में दर्द होगा, कहीं पर भी जॉइंट में पेन होगा, ये आर्थराइटिस जो हम अभी जिक्र किए हैं, ये एक तो सबसे बड़ा रीजन है जिसको इंग्लिश में कहते हैं डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। जी वियर एंड टीयर की वजह से
जी एज के यानी एक, जैसा एक मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि एक मशीन रहती है, जी पुरानी हो रही है, जी उसकी सरफेस रफन होते हैं, जी बीच में कभी ठीक है भाई एक कार का पार्ट है 10 साल चलेगा, जी उसके बाद रफ होगा वो। जी जी कुदरत का भी मामला ये है, एक एक एज के बाद रफन होगा, वो अलग अलग लोगों में अलग अलग अंदाज से होगा। जी कार कोई बहुत अच्छा मेंटेन कर रहा है, अगर टायर की बात करें जी तो 10,000 किलोमीटर में भी रफन वो होने के उसकी साथ थिकनेस कम हो कम जाती हो है, जाए, जी किसी किसी की चलती है 50,000 किलोमीटर तक भी चल जाएगी। जी तो ये एक तो एज रिलेटेड वियर एंड टीयर की पॉसिबिलिटी है, जो जी कुदरत का मामला है, उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जी बस उसको, ये जो थिनिंग होता है एज रिलेटेड, जी जिसको डिजेनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं उसको हम जल्दी कवर कर सकते कंट्रोल, जी control, यानी जल्दी ना आने को जी डिले करवा सकते हैं। जी बस खाली अगर समझिए कि एक हमारी किस्मत में आना है, 60 के बाद वो थिन होना है, जी लेकिन हमारी लाइफस्टाइल बहुत बहुत बिगड़ी हुई है, जी हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर नहीं रहे, करते भी, हमारा वेट बढ़ गया है, ओबेसिटी जी वो जो थिनिंग आउट इन्फ्लेमेशन होना है 60 की उम्र में, हमारी किस्मत में लिखा हुआ है 60 की उम्र में, जी हमको 30 35 40 में हो जाएगा। जी। तो ये वाला डिजेनरेटिव आर्थराइटिस कहलाता एक है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है ओवरवेट, दूसरा एज है। जी जी मैं और भी चीज़ों के लिए मैं एक बार आपको साथ में बताऊंगा। जो आपका सवाल था थोड़ा मैं और छूट रहा है वो सवाल, जी कि एक रीजन जो जॉइंट पेन का है ये आर्थराइटिस, वियर एंड टियर हो, एज रिलेटेड हो। जी दूसरा इंपॉर्टेंट और एक रीजन है आर्थराइटिस का, ऑटो इम्यून डिसीजेस। जी दो मैं जो बता रहा था ना, आर्थराइटिस बहुत सारे रीजन से होता है, दो रीजन समझना पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है। जी इसी में अगर हम इसको समझेंगे बहुत अच्छा हैंडल हो जाएगा। ऑलमोस्ट 90% ऑर्थोपेडिक्स के डिसीजेस खत्म हो जाए, एक क्यूर तो नहीं, कंट्रोल Control कर तो ले हो सकते जाएंगे। हैं, पब्लिक जी। कंट्रोल कर ले सकती है। जी। तो एक तो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, दूसरा इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। डिजेनरेटिव के बारे में बताया, डिजेनरेटिव यानी उसकी जो वो जनरेशन बढ़ी है वो ऑटोमेटिकली घटते आती है, वो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस। जी। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस ये ऑटोइम्यून आर्थराइटिस, यानी जेनेटिक लेवल पे कुदरत के इससे बस आ जाता है, जी। कुछ रीजन नहीं है उसका। Genetics से रोमेटॉइड आया। आर्थराइटिस जो एक एग्जांपल है, इंसान उसमें अपना उसका कुछ भी रोल नहीं है। जी एक औरत, अक्सर औरतों में होता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, 35 की उम्र में जॉइंट पेन लेकर आती है, उसकी उंगलियों में जॉइंट पेन होता है और वो कहती है क्यों हुआ, जी। कुछ रीजन नहीं है। जी कुदरत, बहुत सारे बीमारियां होते हैं ना, जी जी बस हो जाते हैं, वैसा मामला है। जी। यानी उसके रीजंस है, साइंस रीजन लाई है, लेकिन इंसान कुछ कर नहीं सकता। जी जी हम यहाँ बैठे हैं, हम कुछ कर सकते हैं क्या? उसी के लिए बैठे हैं ना। जी, जी। पब्लिक, मैं बैठा हूँ कुछ समझाने के लिए, पब्लिक कुछ करेगी, कुछ फायदा होगा, जी। आगे सभी का फायदा होगा, कंट्रोल खुद ब खुद कर सकते हैं। जी। तो दो आर्थराइटिस, एक तो आप रीजन पूछे क्यों होता है, जी। एक जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बारे में कुछ कर सकते हैं। दूसरा है कुदरती जो मामले में अपने आप आ जाता है, उसका सिर्फ मेडिसिन ही से इलाज है, कुछ हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। जी। तो आर्थराइटिस से बचने के लिए हम क्या कर सकते डिजेनरेटिव आर्थराइटिस जो हैं? जी फर्स्ट कैटेगरी है, जिसमें इंसान कुछ कर सकता है, डॉक्टर कुछ कर सकते हैं। जी दूसरे में सिर्फ दवाई दे सकते हैं। जी। दवाई के मामले में यहाँ पर हम कुछ Discuss नहीं कर सकते। शायद बैठना कुछ ये नहीं है। जी। दवाई के अलावा जो अभी हम एज ए पब्लिक के Lifestyle लिए में क्या हम कर सकते हैं? यहाँ पर बैठे हैं, जी। दवाई के अलावा क्या चीजों हमको जी, फायदा हम देगी, वो उसके lifestyle में लिए क्या add बैठना है। कर अगर दवाई के लिए तो दवाखाना आना पड़ेगा। जी तो हम बचने के लिए, देखिए जो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस की बात है, अक्सर घुटने का मामला होता है, लोग आते हैं, कमर के लिए भी आते हैं। मैं घुटने का मिसाल ले लेता हूँ, कमर ऑटोमेटिकली शायद उसमें कवर अप हो जाएगा, एक जॉइंट का मैं मिसाल के तौर पे ले लेता हूँ। जी देखिए घुटनों का दर्द डिजेनरेटिव आर्थराइटिस जो कहलाता है, उसको दूसरे लफ्जों में गैप कम हुआ है बोलते हैं, घुटने घसे जा रहे बोलते हैं, चिकनाई कम हुई है बोलते हैं। ये एक आम तौर पर उम्र के हिसाब से जो आना चाहिए, यानी 60 70 80, पहले दौर में 80 के बाद आता था, आजकल 30 में भी आ रहा। उसके रीजंस, सबसे पहला रीजन जो हमारा
सारा दारोमदार लाइफस्टाइल पे है। जी हम अगर हमारे घुटने जो कार्टिलेज जो है एक लेवल ऑफ लोड संभालने के काबिल रहता है। जी हमारी बढ़ोतरी 20 साल तक होती है, कार्टिलेज बनेगा, 20 साल तक आगे नहीं बढ़ता है। जी। लेकिन उसके ऊपर अगर हम वेट बढ़ाएंगे जी तो पेन आएगा। जी तो आपका जो सवाल है कम करने के लिए क्या करेंगे, एक है वेट का कम करना, जी दूसरा है हमारा जो जॉइंट रहता है, जॉइंट के सराउंडिंग में मसल्स रहते हैं। जी अगर वो मसल्स वीक हो गए तो जॉइंट पे लोड आएगा, पेन होगा। तो हमको मसल्स को स्ट्रांग रखना है। जी हम मसल्स को स्ट्रांग कैसे रखेंगे, जैसा एक्सरसाइज अभी करने। मिसाल, हाँ, एक्सरसाइज करना है या जी। डेली एक्टिविटीज में जी हम अगर चल रहे नहीं, फिर रहे नहीं, हमारे मसल्स वीक रहते हैं। जी अक्सर पढ़े लिखे लोगों में ये मामला, आम होता जा पढ़ाई रहा पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जी। टॉपर आ रहे हैं, लेकिन साथ में एक ही जगह बैठने का मामला हो रहा है। तो उसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि मसल्स वीक हो रहे हैं। जी मसल्स वीक होते ही जब उठ के बैठते हैं, अक्सर 30 साल का कोई आता है, मुझे ये बोलता है बैठ के उठते वक्त दर्द हो रहा। जी पकड़ आ क्यों रही। हो रहा? जी पकड़ आ रही बोल रहा, दर्द बोल रहा, कुछ आवाज आ रही बोल रहा, तीनों जी। में से कुछ एक चीज बोलते हैं। जी तो यानी उसके मसल्स वीक हो रहे हैं और पूरा लोड घुटने के कार्टिलेज पे आ रहा है। जी। वो चिल्ला रहा है कि दर्द हो गया, मतलब घुटना ही चिल्ला रहा है। वो पेन का जो एक मामला, एक जी, हम जी। मेटाफर इस्तेमाल कर सकते हैं, घुटना चिल्ला रहा है कि जी। मेरे पर लोड ज्यादा आ रहा बोलकर। जी तो बचने का तरीका दूसरा ये है कि हम एक्टिव रहें, जी हो सके तो एक्सरसाइज करें। जी। हर एक जॉइंट के पेन के लिए अलग अलग एक्सरसाइज है, वो करें। जी और तीसरा रीजन है कि कैल्शियम और विटामिन डी का मामला है। लोगों में बस क्या होता है, घुटने में दर्द हुआ, कैल्शियम कम हुआ, ऐसा नहीं है। जी कैल्शियम तो हमारे जो खुराक है, अल्हम्दुलिल्लाह वेज भी है, नॉन वेज में ज़्यादा रहता है कैल्शियम, विटामिन डी ज़्यादा रहता है। जी तो वो कमी लोगों के दिमागों में, घुटने में दर्द आया, कुछ दर्द आ गया, कैल्शियम की कमी हुई होंगी बोलकर आ जाते हैं, कैल्शियम खा लेते हैं। जी कैल्शियम भी एक रोल अदा करता है, जी। लेकिन वो शायद 10% कैल्शियम रोल अदा करेगा, लेकिन 90% दूसरे रीजंस होते हैं। जी क्योंकि 30 साल का है, बहुत सारी चीजें खाने में, हर चीज है जी भाई। 50 के बाद खाना पचता नहीं, कैल्शियम की कमी हो सकती है। यंग लोगों में कैल्शियम की कमी अक्सर नहीं होती है। जी तो कैल्शियम की कमी की वजह एक आम गलतफहमी है, कैल्शियम की कमी की वजह नहीं है। तो लाइफस्टाइल का मामला ज़्यादा है, खुराक का मामला उतना नहीं है। दूसरे बहुत सारे माइनर रीजंस है, अगर कुछ हमारे आदत अतवार में टोबैको चीविंग है, उससे भी कहीं ना कहीं बोन्स Smoking वीक है। होते हैं। जी हमारा जो लाइफस्टाइल में कुछ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स रहते हैं, भाई झुक के ही काम है उनका, तो जी। कमर के मसाइल आते हैं, बैठ कर ही काम है, घुटनों के मसाइल आते हैं। एक ही लेवल ऑफ काम ज्यादा करने पर भी बीमार हो जाती है वो चीज़। जी जी एक और जो मामला विटामिन डी से रिलेटेड है, मैं इंशाल्लाह आगे कवर करूंगा। जी तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? आर्थराइटिस जो अभी हम आपके सामने लाए हैं, लोगों के सामने लाए हैं, उसमें एक कैटेगरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए है। जी। और ऑस्टियोआर्थराइटिस मखसूस है उम्र के होने के बाद बाद। के जॉइंट के चेंजेस को, जी उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाते हैं। ये एक टाइप ऑफ डिजेनरेटिव आर्थराइटिस ही है, जी। यानी जो मैं बताया कि एज के बाद वियर एंड टियर होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन है, नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन है। ये वही चीज़ है, वो जो परत रहती है उसका कम होना। जी इसी को दूसरे लफ्जों में हम गैप जी। आना बोलते हैं लोग, लेकिन असल में गैप कम होता है जी जी क्योंकि वो थिन होती है। एक्सरे में गैप कम दिखेगा, एक्सरे में ऊपर की सरफेस नीचे की सरफेस दिखेगी। जी कोई भी जॉइंट में बीच में गैप रहता है, कार्टिलेज का सरफेस दिखता नहीं। जी जी कार्टिलेज थिन होती है तो गैप कम होता है एक्चुअली। हम्म। ये लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस लोगों के कहलाता है। जहन में बैठा के गैप आ गैप गया। आया बोलते हैं, जी वो एक्चुअली गैप का कम होना होता है। जी चिकनाई का कम होना, कार्टिलेज का कम होना होता है, उसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसा मैं जस्ट थोड़ी देर पहले जिक्र करा, फिर से मैं उसके बारे में बताता चलूँ कि ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। जी यानी बॉडी ऐसा केमिकल रिलीज करती है, वो अपने आप हो जाता है कि जॉइंट में जाकर वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और जॉइंट को हार्म करता है। जी ये ऑटो इम्यून चीज़ कुदरती करिश्मा है, कुदरती चीज़ है। उसमें उसको बचने का तरीका भी हमारे नज़दीक वैसा कुछ मखसूस नहीं है।
जी जब वो आ जाता है उस रिलेटेड में ट्रीटमेंट रिलेटेड ज़्यादा कहूँगा, जो हमारे नज़दीक ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन ही हैं बस। जी वो केमिकल चेंज है, इसलिए जी हमको मेडिसिन केमिकल ही, यानी इंटरवेंशन रेमेडीज में भी केमिकल रेमेडी ही केमिकल काम होगी। जी रोमेटॉइड आर्थराइटिस के मामले में एक और गलतफहमी ये है कि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देंगे। वैसे हर दवाई में साइड इफ़ेक्ट है, हर जी दवाई में साइड इफ़ेक्ट है, जी लेकिन डॉक्टर की अगर निगरानी में, जो भी एक पढ़ा लिखा एक यानी डॉक्टर की निगरानी में फिजिशियन जी अगर हम उसको लेंगे तो वो डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि साइड इफ़ेक्ट को कैसा बचाएं। जी रोमेटॉइड आर्थराइटिस में अक्सर 4 से 5 दवाएं लिखी जाती हैं। डॉक्टर क्या करता है, हर दवाई को एक कम कम डोज में देता है। जी हर एक ही दवाई, अगर रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्टीरॉयड देंगे तो खुश हो जाएगा पेशेंट और दुआएं देने लगेगा। छोटी, अगर हम डेफ्लाजोकोट एक टैबलेट आती है, सिर्फ 6 mg देंगे, जी अभी देंगे 4 घंटे में पेशेंट को जीरो पेन स्टेरॉइड हाँ स्टीरॉयड रहता है। जी वैसे स्टीरॉयड को बहुत जुडिशियसली हम ऑर्थोपेडिशियंस या रोमेटोलॉजिस्ट यूज करते हैं। शुरू में स्टीरॉयड देते हैं कुछ दिनों तक 5 दिन तक, जी अक्सर 8 दिन तक, कोई 5 से 8 दिन तक देते हैं, उसके बाद हाफ डोज करते हैं, उसके बाद रुका देते हैं। जी तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में स्टीरॉयड रहेगा और बाकी 3 से 4 दवाइयां रहेंगी। जी स्टीरॉयड इमीडिएटली काम करेगा, बाकी 4 दवाइयां स्लोली काम करेंगे। जी पेशेंट क्या करता है, अरे ये एक ही दवाई से फायदा है, बल्कि वो 4 दवाएं छोड़ देता है। जी वो 4 दवाएं नहीं छोड़ना है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में खासकर वो 4 दवाइयों की खासियत क्या रहती है, वो स्लो काम करती है लेकिन जी बीमारी को जड़ से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जी जी तो हम वो 4 दवाइयों का मामला भी अक्सर औरतों में वो होता है, अरे इतने दवाइयां लेना, साइड इफेक्ट हो जाता। जी एक दवाई अगर ज्यादा डोज में लेंगे तो साइड इफेक्ट होगा, लेकिन 4 दवाइयों के हल्का हल्का डोज में अगर देंगे, बहुत ज्यादा रिसर्च हो गई है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के दवाइयों को 20-20 साल लेते हैं, कुछ नहीं होता है, जी कुछ होता है, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, एक है दवाई HCQS जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बोलते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में काम आती है, उससे आंखों में थोड़ा पर्दा आ जाता है। जी डॉक्टर क्या करता है, वो दवाई लिखता है और साथ में 1 साल के बाद चेकअप करवाता है आंखों का। जी यानी उसको मालूम है साइड इफेक्ट ये है और वो साइड इफेक्ट कम करने की फिक्र भी करता है। जी तो डॉक्टर के ऊपर एतमाद रख कर जी उसकी बातों को सुनना है जी और वो जब समझा रहे हैं उसको फॉलो करना है, और उसको थोड़ा तो भरोसा आप अगर कर लें, वो HCQS है, मिथोट्रेक्सेट टैबलेट है, उसका भी साइड इफेक्ट है, लेकिन डॉक्टर एक लेवल तक लेके जाकर खुद ब खुद वो डॉक्टर क्या करेगा, 1 साल 2 साल के बाद जब साइड इफेक्ट आते हैं ना, जी वो शुरू में पकड़ लेकर वो तब्दील कर देगा ड्रग। जी तो बाज़ाब्ता अगर 10 साल तक भी 15 साल तक भी अगर दवाएं ले रहे हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस के, डॉक्टर के सुपरविजन में तो आपको लेना चाहिए। अगर न लेंगे तो उंगलियों में टेढ़ापन आएगा। 10 साल में 10 साल में उंगलियां टेढ़े हो जाएंगे। 5 से 10 साल में उठना, सुबह मुश्किल होती थी, दिन भर भी कामकाज पूरा हैम्पर हो जाएगा। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्लाह से दुआ है कि किसको भी ना आए वो, अगर आ भी जाए तो डॉक्टर को रुजू हों और उसके हिसाब से फॉलो करते हुए कंप्लीट उसके निगरानी में अपना ट्रीटमेंट आगे बढ़वाएं। कई लोग ऐसे हैं कि स्टेरॉइड लेने से मेरे को कम दिख रहा है, ये टैबलेट लेने से कम है, जी, तो उसको कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। हाँ, और उसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो जाता है। बहुत ही क्या है, 100 लोग मेरे नजदीक आते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस के, 50 लोग का मामला यही है जी कि स्टीरॉयड एक ही दवाई से जब फायदा हो, 5 दवाइयां क्यों लेना, 5 दवाइयों में साइड इफेक्ट रहेगा। उसको वो नहीं मालूम कि स्टीरॉयड में असल साइड इफेक्ट है जी, बोन्स को वीक करने का रीजन वो एक है, स्टीरॉयड है जी। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के मामले में हमारे नज़दीक बहुत ही ज़्यादा मिथ्स हैं, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। रोमेटोलॉजिस्ट आजकल सुपर स्पेशलिटी आ गई है, जिसको भी मौका मिलता है रोमेटोलॉजिस्ट को रुजू हो जाए, नहीं तो एटलीस्ट ऑर्थोपेडिशियन को रुजू होकर बाज़ाब्ता उसका ट्रीटमेंट ले। थोड़ा महंगा होगा, लेकिन जो कि आ गई है, किस्मत में है, उसका ट्रीटमेंट सुपरविजन में लें, इंशाल्लाह फायदा। अपने से नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने से लेने गए तो बहुत ही इतने हम लोगों के सामने केस आए हैं, 5 साल से वो स्टीरॉयड ले रहे हैं और हालत बहुत ही बिगड़ गई है, उनको मालूम भी नहीं कि वो दवाई से हो रहा है।
जी दवाई बहुत फायदा देगी, जी। दो धारी तलवार के वैसा है स्टीरॉयड, दो धारी तलवार के वैसा है। जी। वो जॉइंट पेन के इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, लेकिन बॉडी के हर पार्ट को डैमेज करना शुरू कर देगी लॉन्ग रन पे। जी ये गलतफहमी है कि शॉर्ट टर्म पे भी नहीं लेते, शॉर्ट टर्म पे लेना कोई नुकसानदायक नहीं है। जी। जब अगर हम लॉन्ग ले रहे तो जब जाके साइड इफेक्ट करना शुरू कर हाँ, देगी। लॉन्ग ले रहे तो साइड इफेक्ट होंगे। जी जी तो ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? जी, ऑस्टियोपोरोसिस एक और टर्मिनोलॉजी है ऑर्थोपेडिक्स में। इसको हम आम लफ्ज में बोलेंगे तो ये वीक बोन। जी अब तक हम ज्यादा बात करें जॉइंट के ऊपर, जी, ये बोन्स पे ये है। जॉइंट से परे है, ये ओवरऑल बोन के स्ट्रेंथ को जी weak बताती कर है। देता जी ऑस्टियोपोरोसिस वीक बोन, जी ये तो कुदरत का मामला है। जी एज के बाद बोन्स वीक होंगे, जी यानी हर हमको भी एक उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस आएगा, होने वाला है। जी हमको भी एक उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। अभी मैं चूंकि उम्र वालों से ज्यादा हम बैठे हैं, जी यंग में, छोटे बच्चों में वीक बोन पे आता हूँ, वो जी। ज्यादा शायद मेरे हिसाब से मायने खेज है। जी छोटे बच्चों में वीक बोन को रिकेट्स कहते हैं, जी थोड़ा उम्र हो गया ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ऑस्टियोपीनिया कहते हैं, एक उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तीनों का माने एक ही है, अलग अलग एज में अलग अलग नाम बोन्स से वीक होना है। बोन्स का वीक होना। जी उम्र के बाद तो शायद मामला कमजोर है, वो मैं ले लूंगा आसानी से। छोटे बच्चों में वीक बोन्स वीक होना, बच्चा चलना शुरू किया है 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने में, बोर्ड लेग्स हल्का सा बेंड हो गया डॉक्टर साहब, जी डर जाते हैं माएँ, जी अरे बेंड हो जा रहे हैं, कैसा होता है कि आगे जिंदगी भर बेंड होता है, जी तो वो ऑस्टियो रिकेट्स कहलाता है। जी बोन्स वीक उस लेवल पर विटामिन डी की कमी से होती है। मैं साथ ही साथ ट्रीटमेंट पर भी आ जाता हूँ। जी बोन्स वीक होना छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमजोरी से होता है, हल्का सा बेंड हो गए तो जी। उनको बहुत आसान नुस्खा ये है कि धूप में बिठाएं, जी बोन स्ट्रांग होंगे, या विटामिन डी सप्लीमेंट्स दें, हो जाएगा। फिकर की कोई बात नहीं है, बहुत ही कुदरती तोड़ भी है। और एज ए डॉक्टर जो जी। साइंस तरक्की की है, विटामिन डी के सैचेट्स आ जाते हैं, सॉल्यूशंस आ जाते हैं, कैप्सूल आ जाते हैं, दे देना है। जी थोड़ा उम्र होने के बाद ऑस्टियोमलेशिया होता है, वहां पर भी विटामिन डी जिम्मेदार होता है। जी उसके अलावा एक्टिविटी नहीं कर रहे, Lack एक ही of जगह activity। बैठ रहे हैं। बोन्स जी। हमारी कुदरत एक ऐसा काम करती है, जितना इस्तेमाल करो उतना मजबूत होती है। जी अक्सर लोगों के जहन में बहुत वो चीज खुली है, दिमाग को इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो दिमाग दिमाग तेज होगा, तेज होगा। है ना, वो मालूम है। लेकिन जी। ये नहीं मालूम है कि बोन्स जो हमारे अंदर हमारा स्केलेटन है, वो भी एक्चुअली मजबूत होता है हमारा एक्टिविटीज से। जी फुटबॉल प्लेयर उसके Running बोन्स करने। बहुत मजबूत रहते हैं। जी हाँ। हम लोगों के, बहुत पढ़े कमजोर लिखे है। लोगों के बहुत कमजोर रहते हैं। जी। हमको बैलेंसिंग करना है, हमको ये भी नहीं होना है कि आगे जाके फुटबॉल ही खेलना है, जी हमको इतना कमजोर भी नहीं हो जाने के रूम के हद तक ही महदूद रहें। जी थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो बोन्स मजबूत रहेंगे, ये ऑस्टियोमलेशिया से बच जाते हैं। एक उम्र के बाद जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उम्र के बाद ये इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। डाइट का मामला हो सकता है, जैसा मैं पहले भी बताया, हमारे कुछ लोगों में बुरे आदतें होते हैं, अल्कोहल होता है, टोबैको चीविंग होता है, ये भी हो सकता है। तीसरा रीजन है कुछ उन्होंने ऑलरेडी स्टीरॉयड ले रहे हैं तो बोन्स वीक होते हैं। एक्टिविटीज तो मैं बात बता दिया। अगर समझिए उम्र के बाद हमारे लोगों में ऐसा हो जा रहा, एक उम्र हो गई, लोग सब लोग नौकर भी है, चाकर भी है, सब है, घरेलू मामला अच्छा हो गए हैं, तो उम्र होते ही 60 के बाद अरे रेस्ट करिए, रेस्ट करिए, रेस्ट करिए। जी 60 के बाद लोग जो फिट रहते हैं, काम करते भी हैं, तो उनको रेस्ट पर ढकला जाता है। वो मेरे हिसाब से नहीं जाना गलत बात चाहिए। है। रेस्ट को हम ढक लेंगे। देखिए सामने वाला जब एक उम्र होती है 60 के बाद, उसको उन्होंने जितना कर रहे हैं, अपने से उठ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, अपने से खाना खा रहे हैं, अपने से जा रहे हैं, कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, लोगों को एक्टिव रखने से बोन्स स्ट्रांग रहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सकता है। जी रेस्ट ज्यादा भी नहीं होना है, उससे वीक हो जाता है। विटामिन डी के लिए सन, धूप में उम्र वाले लोग भी अगर थोड़ा बहुत धूप में बैठ गए, वो भी ऑस्टियोपोरोसिस से बचने का बहुत अच्छा तरीका है।
एक्टिविटी, दूसरा है एक्सरसाइज है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस कम रहेगा। जी दूसरा स्टीरॉइड अगर बहुत सारे इससे कुछ रीजन से ले रहे हैं तो थोड़ा सा उसको कम करना भी एक अच्छा मामला है। जी। तो ये धूप से लेकर जी लोगों के जहन में ये क्वेश्चंस है कि हमको किस टाइम की धूप लेना चाहिए, या कुछ लोग बोलते हैं सुबह की धूप ले, कुछ लोग बोलते हैं दोपहर की धूप ले, या कुछ लोग बोलते हैं कि जब सूरज गुरूब होते रहता है या डूबते रहता जी। जब की धूप लेना चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन सी धूप लेना बेस्ट है सन में? जी देखिए, आजकल क्या हो जा रहा, हमारे पास वक्त की कमी की वजह से मैं अगर बोलूंगा कि 8 बजे की धूप लें, वो उसके बाद वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा। जी। अक्सर सुबह रहता है ना 7, 8, 9, 10 बजे तक के भी धूप ले सकते हैं। जी एक्चुअली बहुत सुबह सुबह धूप Morning। नई के बराबर रहती है, 7 जी। बजे नई के बराबर, धूप में बैठे हैं तो भी नई के बराबर दिखती है। तो यूवी बी रेस रहते हैं जी। जो शायद 9-10 बजे अगर बैठ जाएंगे तो हो जाएगी। Enough। स्किन के ऊपर भी डिपेंडेंट है। हम बहुत सारे जो अमेरिकन लोग हैं उनके स्किन विटामिन डी को बहुत Absorb ऑब्जर्व करेगा। करते हैं। हमारी जी। जो थोड़ी बहुत फेयर स्किन है, वैसे लोगों के लिए 10 मिनट धूप में बैठ जाना ठीक है, हमारे लिए शायद आधा घंटा बैठना मुनासिब रहेगा। जी। बैठेंगे भी नहीं है तो धूप में जो कुछ काम काज Walking। हो जा रहा, वॉकिंग वगैरह हो जा रही, उससे हमको जी। चीजें Cover हो जाएंगे। कवर अप हो जा रहे हैं। जी लोग जो छूट रहे हैं वो ये छूट रहे हैं, स्टूडेंट जो हैं, जी अक्सर हमारे औरतें घर ही में रहते हैं, वो हमारा जो रूम मामला हो गया है, पोर्टिको नहीं रह रही, धूप नहीं आ रही, तो वो लोग मखसूस अंदाज में, दूसरे लोगों को तो कामकाज रहता है, धूप मिल जा रही, स्टूडेंट्स लोग खास कर 15 मिनट धूप में 9-10 बजे बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जो नी पेन्स है, जॉइंट्स पेन है, जब एज बढ़ती है तो ज्यादा होने के चांसेस है। जी जी अभी अर्ली एज में जी 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 वो ज्यादा क्यों हो रहा है जी जी, प्रेजेंट? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। जी ये हमारी पब्लिक के लिए शायद बहुत ही मुनाफे बख्श सवाल रहेगा ये। जी जैसा मैं पहले भी कुछ कुछ चीज़ों की तरफ निशानदेही कर चुका हूँ, फिर जी। से ये सवाल के लिए मैं मखसूस तौर पर बोलूँगा। देखिए, हमारा एक जो जॉइंट रहता है, कमर हो, घुटना हो, गर्दन हो, ये एक ख़ास लेवल के स्ट्रेस के लिए कैपेबल बनाए गए हैं। यंग लोगों में जो स्टूडेंट्स जी। ज़्यादा अक्सर पढ़ाई करते रहते हैं, वो पढ़ाई ही कर कर फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो जा रहे हैं। तो पढ़ाई करते 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 बैठ जब जाते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं, जी जो एक्चुअली जॉइंट्स को सपोर्ट देते हैं, वो जी। मसल्स वीक हो रहे हैं। जी तो जब कुछ भी ओवर एक्टिविटी करते हैं, वो सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ ली एक दिन, जी समझिए कि 12th में कोई स्टूडेंट है और वो रूटीन एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा भी ओवर एक्टिविटीज हो गए, फॉर एग्जांपल सीढ़ियाँ ज्यादा चढ़ लिया, दर्द आ जाएगा। जी। क्योंकि सारा जब सीढ़ियाँ ज्यादा चढ़ता है, मसल्स वीक रहने से मसल पेन नहीं करेंगे, जी, वो जी। पूरा जो स्ट्रेस है जॉइंट पे आएगा, जी। जॉइंट पेन हो जा रहे हैं। तो आजकल यंग जनरेशन में रीजन फिजिकल एक्टिविटी हो गया है। लैक ऑफ फिजिकल जी, विटामिन डी एक दूसरा रीजन है। जी तीसरा हमारा जो न्यूट्रिशन का मामला है, जो फास्ट फूड है, वो जी। भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है। ये रीजन है जो यंग एज में हम लोगों को जॉइंट पेन ज्यादा हो रहा है। और ये लेडीज में क्यों ज्यादा होता है? लेडीज में अक्सर मतलब यंग एज में मखसूस रीजन नहीं है। जी अलबत्ता 45 के बाद जब उनका मेनोपॉज हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से बोन्स वीक होते हैं। बोन्स जब वीक होते हैं तो पेन होना शुरू होता है। अलबत्ता जो अक्सर कुछ कल्चरल लिमिटेशंस की वजह से कहाँ पर औरतें बहुत ही महदूद रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं, तो उनको वो लड़कियों को भी विटामिन डी की कमी की वजह से पेन हो रहा है। जॉइंट ही पुल करने, बोन पेन भी हो जाता है। लाइफस्टाइल ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड जो भी डिजीज होते हैं, जी, उनसे प्रिवेंशन करने के लिए क्या रोल करता है? शायद ऑर्थोपेडिक्स के प्रॉब्लम्स में 90% लाइफस्टाइल ही असल फैक्टर है। जी लाइफस्टाइल में हम जिस अंदाज से बैठते हैं, बैठने का भी जो मामला होता है, हम झुककर अगर बैठेंगे कमर के मसाइल आएंगे। जी झुककर अगर बैठेंगे कंटिन्यू
जी। सिस्टम पे बैठते हैं, टेलरिंग औरतें टेलरिंग करते हुए झुक के बैठते हैं, जी। लड़कियां या लड़के अक्सर लिखने के लिए झुक कर लिखते हैं। जी। ये झुकाव कंटिन्यू ज़्यादा अगर रहेगा, कमर के मसाइल आएंगे। जी। तो लाइफस्टाइल में जो बैठने का तरीका है, हम अगर स्ट्रेट बैठने के आदी बनेंगे, जी। ये बैक पेन को प्रिवेंट करेगा। जी। लाइफस्टाइल में अगर हम जंक फूड करेंगे, वेट बढ़ेगा तो फिर से घुटने दर्द पेन आएंगे। होगा। जी। लाइफस्टाइल में अगर हम एक्टिविटी को कम रखेंगे, जी। ऑस्टियोपोरोसिस होगा, जी। बोन्स वीक रहेंगे, बोन पेन आएगा। अगर हम एक्टिविटी को कम रखेंगे तो हमारे जो मसल्स वीक होकर हमारे जॉइंट पे लोड आएगा, फिर पेन आएगा। तो अगर हम एक्टिविटी को अच्छा रखेंगे, बोन पेन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी। जॉइंट्स और बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम अपने फूड में क्या ऐड कर सकते हैं? बोन्स के लिए जो न्यूट्रिशन चीज़ें हैं वो है कैल्शियम है, जी। फास्फोरस है, मैग्नीशियम है। दूसरे भी कैल्शियम मालूम है, लेकिन दूसरे जी। भी बहुत सारे चीज़ें, जिंक है, मैग्नीशियम है, वो भी इम्पोर्टेंट है। जी। इसके अलावा विटामिन डी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। विटामिन डी के मामले में एक बहुत ही इंग्लिश में एक सेंटेंस कहते हैं, इट इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड विटामिन डिफिशियंसी डिसीज। जी। इट इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड विटामिन डिफिशियंसी डिसीज। जी। हमारे खाने पीने के मामले में कैल्शियम, इंडियन जो फूड है, कैल्शियम बहुत आसानी से मिल जाता है। जी। दूध के प्रोडक्ट्स हैं, नॉन वेज प्रोडक्ट्स हैं, जी। मीट के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें भी कैल्शियम रहता है। लेकिन विटामिन डी पता नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रिसर्च ये कहती है कि, एक रिसर्च कहती है कि 90%, एक रिसर्च 80%, एक रिसर्च 50%। जी। तो एक कुल मिला के 80% लोगों में, जी। यानी मैं हूँ, आप हैं, जी। एक 10 लोग बैठे हैं, दोस्त अहबाब मिल लेते, तो दोस्त अहबाब अगर 10 का ग्रुप है तो 8 लोगों में विटामिन डी की कमी है। जी। तो हम विटामिन डी की कमी, डाइट जो आपका सवाल है, डाइट में बहुत सारे फिश में रहेगा, जी। बहुत सारे डाइट में रहेगा, फिर भी हमारा डाइट अच्छा भी रहने पर भी जी। एक थोड़ा सा मैं वो एंगल को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। आपका सवाल है कि डाइट से कैसे उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम इवन दो डाइट में ले रहे हैं फिर भी विटामिन डी की कमी आ रही है। जी। यानी नॉनवेज, हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ऐसा नहीं है कि 80 लोग नहीं खा रहे हैं सही से, 80% लोग खाते हैं। जी। अच्छे अर्बन पॉपुलेशन में भी, अर्बन पॉपुलेशन में तो जी, डाइट ये खाते हैं, वो खाते हैं, बहुत सारे चीजें खाते हैं, फिर भी डेफिशिएंट है। तो वहां पर सप्लीमेंट्स की बात आती है। आप अक्सर देखते हैं मिल्क फोर्टिफाइड विथ कैल्शियम एंड विटामिन डी। जी। यानी मिल्क में जो पैकेट का मिल्क आता है उसमें विटामिन डी, गवर्नमेंट बोलती है कि कैल्शियम और विटामिन डी, विटामिन ए उसमें डालो बोलकर। तो ये डाइटरी जो फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है उसको लेकर भी हम अपना कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी दूर कर सकते हैं। जी। तो इसके बारे में, विटामिन डी के बारे में मैं और आगे कहूँगा। बच्चों के ग्रोथ के टाइम जी कौन सी चीज़ें ऐड करना चाहिए ताकि उनके बोन्स और जॉइंट्स अच्छे से ग्रो हो सके? जी, कैल्शियम के लिए एक तो मिल्क है जो आमतौर पर ले लेते हैं लोग। वेजिटेबल्स हैं जो बहुत ही कम लोग लेते हैं, उसको अगर ऐड करने पर कैल्शियम रिच डाइट उनको मिल जाएगा। एग है, मीट है, इसमें भी कैल्शियम और विटामिन डी रह जाएगा। जी। तो क्या सर बोन्स में भी टीबी हो सकता है? टीबी, जी, देखिए ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन जो कॉमन है वो पल्मोनरी टीबी है, लंग्स में है, यानी लंग्स में कॉमन रहता है। लेकिन लंग्स के अलावा भी बोन में भी होता है। अक्सर ये बोन में सबसे कॉमन स्पाइन में होता है। इसको पॉट स्पाइन कहते हैं, कमर के बोन का टीबी बोल सकते हैं। पॉसिबल है ये भी टीबी जब कमर दर्द बहुत दिनों से कम नहीं होता, बहुत शदीद तकलीफ है, साथ में खाना कम खाया जा रहा, वेट एकदम कम हो गया है, अगर ये साथ में सिम्टम्स ये भी रहें तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि इसका टीबी का, बोन टीबी होने के चांसेस रह सकते हैं।
जी, तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है या? जी जी बिल्कुल पॉसिबल है। टीबी का एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट जो है एटीटी कहलाता है, जी, वो मेडिसिन्स हैं। थोड़ा सा मुश्किल है खाना, बहुत सारे मेडिसिन्स रहते हैं, जी, लेकिन अगर वो जैसा लंग्स के मामले में 6 महीने खाना रहता है, अगर इसमें 9 से 12 महीने खा लेंगे तो कंप्लीट क्यूर है जी। टीबी का तो इंशाल्लाह। इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न होता है कि टीबी हो सकता है बोन्स में? नहीं, जैसा आमतौर पर फेफड़ों का टीबी होता है, बोन्स का टीबी भी उसी रीज़न से होता है। जी, कोई ऐसा ख़ास रीज़न नहीं है। जी। और जी। कैंसर कैसा होता है सर बोन्स का? कैंसर तो एक कुदरती मामला है, उसमें कोई मॉडिफाइबल फैक्टर्स नहीं है कि भाई जी, ये खाने से कैंसर होगा, ये करने से कैंसर होगा। जी, कैंसर एक जेनेटिक लेवल की चीज़ है, जी, जो अंदर हमारे सेल्स मल्टीप्लिकेशन होने लगते हैं, कौन से भी फैक्टर से बस हो जाता है। जी, बस अलबत्ता जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है उससे हमको परहेज़ करना है। रेडिएशन है, जंक फूड्स का मामला है, जो अक्सर दूसरे चीज़ों में कैंसर के रीजंस हैं, वही रीजंस यहाँ पर लागू होते हैं। कोई मखसूस रीज़न नहीं है। जी। और हमारी बॉडी में यूरिक एसिड और जॉइंट्स पेन में क्या जी। रिलेशनशिप? अच्छा सवाल है ये। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जो मैं बोला, जी, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में हम कुछ जिक्र किए, उसी अंदाज से इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का एक रीज़न है गouटी आर्थराइटिस। जी, गouटी आर्थराइटिस यानी यूरिक एसिड का बढ़ने से आर्थराइटिस होना। जी, तो बॉडी में अगर कोई भी रीज़न से यूरिक एसिड बढ़ता हो, कुछ कुछ पेशेंट्स में जॉइंट पेन होता है। जी, अक्सर हमारे जो ग्रेट टो अंगूठे में जी, दर्द आना, ये अक्सर यूरिक एसिड से होता है। और कभी कभी एड़ी में दर्द आना, जी, पंजे में दर्द आना, जी, और कभी कभी पीठ में दर्द आना, ये यूरिक एसिड बढ़ने से होता है। तो जी। यूरिक एसिड से भी पेन के चांसेस हैं। अच्छा, तो अपने को बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने से रोकना है। जी जी जी, डाइट के मामले रहते हैं, जी। फॉलो करना है। कैल्शियम और विटामिन डी की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे बोन्स के लिए? कैल्शियम मेजर न्यूट्रिएंट है जी, जो बोन को बनाता है। कैल्शियम ऑलमोस्ट 60% शायद बोन का कैल्शियम ही रहता है, दूसरे भी मिनरल्स रहते हैं। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी कैल्शियम को हमारे, जब हम कैल्शियम लेते हैं, जी, हमारे मैदे से ब्लड में कैल्शियम जाता है। विटामिन डी का रोल क्या होता है? कैल्शियम को डिपॉजिट करना बोन में। जी, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। कैल्शियम को ब्लड से बोन में पहुंचाने का काम विटामिन विटामिन डी डी का है। करता है। जी, तो हमारे मामले में ऐसे ही हो रहा है कि हम कैल्शियम तो खा रहे हैं, जी, विटामिन डी नहीं रहने की वजह से कैल्शियम, ब्लड जब चेक करेंगे कैल्शियम नॉर्मल बता रहा है, लेकिन बोन्स वीक हैं, जी। तो कैल्शियम डिपॉजिट बोन में नहीं हो रहा तो विटामिन डिपॉजिट डी की करने के कमी लिए से। विटामिन डी लेना तो चाहिए। विटामिन डी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है बनिस्बत कैल्शियम के। लोग क्या है, बहुत ज्यादा गलतफहमी होती है कि कैल्शियम खा लेते हैं, बच्चों को भी कैल्शियम खिलाते हैं, लेकिन विटामिन डी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम को अंदर डिपॉजिट करेगा और बोन स्ट्रांग होंगे। और एक्सेस ऑफ कैल्शियम लेने की वजह से अपने किडनी में किडनी स्टोन होने के चांसेस है। जी कई लोग ऐसा है कि मेरे को बोन्स कमजोर दिख रहे, जी जी बॉडी में कमजोरी दिख रही, मेरे जी, बोन्स का कमजोर वीक लग रहे मेरे को, जी जी तो एक्सेस ऑफ कैल्शियम इंटेक करना शुरू कर देते हैं। जी। जी, देखिए, जब हम अक्सर पेशेंट्स को देखते हैं, कोई ऐसा मैं कैल्शियम खा रहा हूँ इसलिए मुझे यूरिनरी स्टोन हुआ, ऐसा नहीं कहते हैं। जो आप देखते हैं अक्सर मामले में किडनी में स्टोन हुआ है बोलकर आ जाते हैं। जी, उनकी अगर हिस्ट्री देखें तो कैल्शियम टैबलेट खा रहे थे इसलिए स्टोन हुआ, ऐसा नहीं है। तो स्टोन होना कैल्शियम का जी। एक कुदरती निज़ाम है। मेरे अंदर अगर कैल्शियम नॉर्मल भी हो जी। तो भी कैल्शियम स्टोन फॉर्म होने के चांसेस है। जी। वो हार्मोनल बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जी। कि यूरिन या किडनी में स्टोन क्यों होता है। कैल्शियम नॉर्मल रहने के बावजूद भी ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि कैल्शियम ही खाने से स्टोन होता है। वैसे आजकल तो कैल्शियम के अलग अलग वैरायटीज आए हैं। जो कॉमनली पहले कैल्शियम कार्बोनेट्स होता था, उससे कैल्शियम स्टोन होने के फॉर्मेशन के चांसेस होते थे। आजकल कैल्शियम एस्पर्टेट आ गया है, कैल्शियम सिट्रेट आ गया है, कैल्शियम ओरोटेट आ गया है, जिसमें बहुत ही क्लेम करते हैं कि कैल्शियम से, वो कैल्शियम खाने से स्टोन नहीं होता है। जी।
जी तो आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते जी हमारे ऑडियंस को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे बोन्स और जॉइंट्स के रिलेटेड डिजीज पर? जी ऑलमोस्ट शायद एडवाइजेस आ गए हैं, फिर भी अगर एक सवाल के अंदाज में अगर आप पूछें तो मैं यही जवाब दूंगा कि थोड़े बहुत मालूमात, जी। एजुकेशन यानी Education। हेल्थ अवेयरनेस जी। आर्थो के मामले में थोड़ा बहुत ले लेना है। तो जी। एक तो है एजुकेशन का मामला, हेल्थ अवेयरनेस का मामला। जी। दूसरा है एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ अपने आप करना है। विटामिन डी जो धूप से मिलती है वो लेना है। अपने आप को जब कभी भी कुछ पेन होता है एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना है और उसके हिसाब से गाइडेंस लेना है। अपने आप सोचना नहीं कुछ दर्द हो गया, अरे नहीं ये नस का दर्द है, कुछ दर्द हो गया नहीं ये विटामिन की कमी से छुआ हूँगा। जी। ये सारे अंदाजों पे ट्रीटमेंट लेने से ट्रीटमेंट डिले होता है। जी। जस्ट आप अगर देखें फीस ऑर्थोपेडिक सर्जन की नहीं होती है, जाना है ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलना है, मैं ही बोल कर नहीं किससे भी मिल सकते हैं। वैसे जी। क्यों हो रहा पूछना है उनसे पूछना है, उनको ही नहीं बोलना है ये हुआ था इसलिए ऐसा हुआ होगा बोल के बाज़ाब्ता उनसे पूछना है और उस हिसाब से करना है। जी। बहुत ही अलग अलग हर मामला अलग अलग रीजन से होता है, तो मैं उस अंदाज से एक लफ्ज में नहीं बोल पाऊंगा वो। जी। जी कोई मिथ्स जो ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड हो वो आप तोड़ना चाहेंगे? बहुत सारे मिथ्स हैं। जी। सिजेरियन के जब कमर में इंजेक्शन ले लिए इसलिए दर्द है, जी। वो अलग रीजन से दर्द होता है। दर्द नहीं होता ऐसा नहीं है, दर्द होता है, अलग रीजन से दर्द होता है। बने न के कमर के जो इंजेक्शन की रीजन नहीं होता है। जी। प्रेगनेंसी में बैठते हैं, कंटिन्यू बैठना होता है, झुकना होता है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, बहुत देर अगर आप भी बैठ जाएं, मैं भी बैठ जाऊं, जी। 3 महीने तो दर्द होगा। जी। तो इंजेक्शन की वजह से दर्द नहीं, कुछ और रीजन रहता है। तो बहुत ही आते हैं 10 में से 5 औरतें आते हैं सिजेरियन की जब से दर्द है, वो इंजेक्शन की वजह से नहीं है, सिजेरियन की जब से दर्द है। कुछ कुछ चीज़ें होते हैं, मैं उनको बोलूँगा ये मत करिए, वो उससे ठीक हो जाता है अक्सर। जी। दूसरा मामला है कैल्शियम का, जो मामला अभी जो हम जिक्र करें, कैल्शियम के टैबलेट्स यूं ही ले लेते हैं, ऐसी उतनी ज़रूरी नहीं है। विटामिन डी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। मैं जैसे बताया कि इंडियन पॉपुलेशन में 80% अंदाजे के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 80% लोगों में विटामिन डी की कमी है। जी। तो अगर आप लेकर विटामिन डी खा लेंगे, महीने में कैप्सूल आती है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की, सैशेट या कैप्सूल आते हैं। जी। अगर वो आप खा लें महीने में 1-2 बार तो शायद वो एक अच्छा सप्लीमेंट रहेगा आपके लिए बनिस्बत कैल्शियम खाने के। ज्यादातर तो अपने को नेचुरली मिला सनराइज। जी जी जी, ये मिथ है। जी। दूसरे मिथ्स के मैं क्या कहूँ, इतने मिथ है, वो शायद 1-2 इसमें नहीं होते हैं। जी। हर पेन के पीछे मिथ्स है। जी। मैं तो ऐसा सोचा था कि एक बार मतलब वक्त उतना नहीं मिल रहा है, हर एक पॉइंट पे 2-2 मिनट का कुछ वीडियो बनाओ। इंशाल्लाह अल्लाह वो अगर मौका दे तो आगे मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे मिथ है, एक ही मिथ नहीं है। जी। जो हम लोग हड्डी जो Bones ये करते हैं, बोन्स फ्रैक्चर होता है, लोग गिर कर आते हैं, ऑपरेशन कब करना है कब नहीं करना है। जी। बहुत सारे मामलात ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी भी मैं सर्जन हूँ, हड्डी टूटती है तो मैं सिर्फ ऑपरेशन ही करता हूँ, ऐसा नहीं है। जी। हम भी बिठाते हैं, जैसा फलाने लोग बिठाते हैं, हम भी बिठाते हैं। फलाने लोग उसको जुड़ाते हैं बगैर ऑपरेशन के, हम भी जुड़ा सकते हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फ्रैक्चर बगैर सर्जरी के भी हम जुड़ाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। वैसे बहुत सारे मिथ्स हैं ऑर्थोपेडिक्स ही, मैं समझता हूँ कि हर फील्ड में मिथ्स हैं। मैं भी इंशाल्लाह आगे कोशिश करूँगा कि 1-2 मिनट का वीडियो, वैसे जो ओपीडी में आते हैं लोग, मैं एक ऑलमोस्ट शायद जो ट्रीटमेंट लिखना रहता है नी पेन, मैं आधे ही मिनट में समझ जाता हूँ उनकी प्रॉब्लम क्या है और आधे ही मिनट में मैं लिख सकता हूँ। लेकिन मैं अक्सर देता हूँ 5 से 10 मिनट देता हूँ। अगर 5 मिनट देता हूँ तो 4 मिनट तो मिथ्स भगाने के लिए कुछ बोलता हूँ। 9 मिनट, अगर 10 मिनट की वक्त दे रहा हूँ, 9 मिनट मेरा जो कंसल्टेशन होता है 9 मिनट उसी को होता है, यानी हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ एजुकेशन दूँ। हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन से वो आगे के लिए भी उनके पॉइंट में, यानी उनको भी पेन हो या उनके फैमिली वालों को पेन हो, वो प्रिवेंट कर सकते हैं। मेडिसिन क्या है 10 दिन में हो जाता है उसका काम, उतना ज़्यादा लंबा नहीं है। लेकिन हेल्थ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और मिथ्स बहुत ही ज़्यादा भरे पड़े हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने अच्छा खासा हमारे लिए नॉलेज प्रोवाइड किया कि बोन से रिलेटेड, जॉइंट्स रिलेटेड, विटामिन डी के रिलेटेड।
थैंक यू सो मच। जी जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आपके टीम का भी शुक्रिया। जी ये ऐसे चीज़ों में हेल्थ अवेयरनेस जी एक्चुअली मैं बहुत दिन से करना सोच रहा था, जी लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था।